हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इस वीडियो में सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यह प्रैक्टिस सेट जो है निरंतर आपके आते रहेंगे। जिस भी पब्लिकेशंस के प्रैक्टिस सेट मार्केट में उपलब्ध होंगे, अवेलेबल होंगे, उन सारे प्रैक्टिस सेट को प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा, चाहे वो जीएस के हो, हिंदी के हो या फिर करंट अफेयर के हो। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दीवाने खास आगरा में स्थित है। दीनपनाह में किला एक कोना मस्जिद का निर्माण कराया गया था। लीलावती की रचना फैजी ने की थी और मुहम्मद बुर्ज आगरा में स्थित है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीलावती की रचना फैजी ने की थी, यह गलत है। लीलावती की रचना की गई थी ब्रह्मगुप्त द्वारा। ठीक, और यह लीलावती जो है आपके गणित से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसकी रचना इसकी रचना भास्कराचार्य द्वारा की गई थी। ठीक है, लीलावती की रचना। और इसका अकबर के शासनकाल में फैजी द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो फैजी जो है इसने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और लीलावती की रचना की थी भास्कराचार्य ने, जो गणित की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अकबर के शासनकाल में कुछ अन्य पुस्तकों का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। जैसे अगर इसके शासनकाल में हम बात करें तो पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था अबुल फजल द्वारा, और तुजुके बाबरी का अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। उसके बाद फिर रामायण का अनुवाद किया गया था बदायूनी द्वारा। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है? किला ए कुहना मस्जिद, मरियम की कोठी, इस्लाम शाह का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किला ए कुहना। यह आपके फतेहपुर सीकरी में नहीं है। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने दीनपनाह के अंदर, और दीनपनाह कहाँ है? दिल्ली में दीनपनाह के अंदर कराया गया था। और पुराना, जिसे दिल्ली में स्थित है और इसे पुराना किला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जहाँ तक है मरियम की कोठी, जोधाबाई का महल, इस्लाम शाह का मकबरा, यह सभी जो है कहाँ पे है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सभी आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रूहमा कहा था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर चोल? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पालों को। देखिए 8वीं सदी के मध्य से लेकर के लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत में पाल शासकों का शासन रहा। और जो अरब व्यापारी सुलेमान था, इसने भारत की यात्रा की थी पालों के शासन काल में ही। ठीक है, और इसने ही पाल राज्यों को रूहमा, या जिसे धर्म कहा जाता है, रूहमा या धर्म, यह जो है कह के संबोधित किया था। तो किसके द्वारा कहा गया था? सुलेमान द्वारा, पाल वंश के शासकों को। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या फिर चालुक्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने उत्तर एवं दक्षिण के मध्य सेतु का काम किया था। देखिए राष्ट्रकूट शासनकाल की अगर हम बात करें, इसने ये लंबे समय तक शासन किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य में एक सेतु, एक ब्रिज का काम किया था। ऑप्शन सी सही है। चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किस से संबंधित है? व्यापारिक चुंगी से, व्यापारिक श्रेणियों से, आयात निर्यात की पद्धति से या ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारिक श्रेणी से। देखिए चोल शासन काल में जो व्यापारिक श्रेणियां थी, बड़े बड़े जो व्यापारिक श्रेणियां होती थी, उन्हें गिल्ड कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किस राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था? इस वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसी वंश के शासकों ने एलिफेंटा गुफा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा? पांड्य, इक्ष्वाकु, राष्ट्रकूट या फिर पल्लव? किसके द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर साथी ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों द्वारा। देखिए राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग द्वारा की गई थी। चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया गया था इसी के द्वारा।
एलिफेंटा की मुख्य गुफाओं के निर्माण में चालुक्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है और राष्ट्रकूटों ने भी इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एलिफेंटा गुफा का निर्माण भी इनके द्वारा ही कराया गया था। नटराज और अर्धनारीश्वर मूर्ति का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने ही कराया था। तो यह राष्ट्रकूटों के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं जो कि आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ था? मुहम्मद शाह, फर्रुखसियर, अहमद शाह या आलमगीर द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुहम्मद शाह, जिसे मुहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समय नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 1739 में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने, जिसके बाद यह मुगलों को पराजित किया और शाहजहाँ का जो मयूर सिंहासन है और कोहिनूर हीरा है वह लूट कर के ले गया था। ठीक है, तो मुहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, उसे आपको लगाना है। फर्रुखसियर, अहमद शाह, बहादुर शाह प्रथम और जहांदर शाह। इसे आपको सही रूप से सुमेलित करना है, कालक्रम के हिसाब से लगाना है। इसका जो आ जाएगा, सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम आ जाएगा, दूसरे नंबर पे है आपका जहांदर शाह, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे है फर्रुखसियर, चौथे नंबर पे है अहमद शाह। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1 2 3 4, बहादुर 1 2 3 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3 4 1 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी की उपाधि दी गई थी। फर्रुखसियर ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, कौन सा सही नहीं है। एक ए और बी, और भी है, जैसे अली बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है, मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अली बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है, यह गलत है। यह अली बंधु नहीं थे, सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है, न कि अली बंधुओं को। ठीक है, तो सी गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी थी, अनुमति दी थी? अकबर ने, जहांगीर ने, बहादुर शाह ने या फिर फर्रुखसियर ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ और शाही फरमान जारी किया, जिसे कॉर्टेज परमिट कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, जिसे अंग्रेजों ने मैग्ना कार्टा कहा था। कॉर्टेज परमिट दिया था, जिसके माध्यम से वह बिना शुल्क कर मुक्त व्यापार प्राप्त कर सकते थे। उन्हें एक राज्य से, मतलब अगर मुगल साम्राज्य में ही एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना है तो उन्हें चुंगी नहीं देनी पड़ती थी। ठीक है, इन सब से उन्हें छूट मिलता था और यही वजह है कि कंपनी ने जो दस्तक इन्हें मिला था, जो पास मिला था फर्रुखसियर द्वारा जो दिया गया था, उसे मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, तो फर्रुखसियर द्वारा यह दिया गया था अधिकार 1717 ईस्वी में, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्को डिगामा भारत आने से पूर्व भी कई शताब्दियों तक यूरोपीय यात्री रहे आए थे। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कॉलिकट पे पहुंचा था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प वास्को डिगामा के बारे में सही हैं। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय वे निम्न कथन पर विचार कीजिए। गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। समस्त उत्तर भारत कई छोटी शक्तियों में विभाजित था। दक्कन के क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे शक्तियों में विभाजित थे। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। चौथा है, भारत में अधिकतर साम्राज्य नौसैनिक शक्तियाँ बहुत कमज़ोर थीं। आपको कौन सा विकल्प सही है बताना है, 1 2 2 3, 1 2 3 या फिर सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया था। 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार किया था। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार किया था और 1641 में मलक्का दुर्ग पर पुर्तगालियों ने डचों से छीन लिया था। मलक्का दुर्ग जो है उसे पुर्तगालियों ने डचों से छीन लिया था। आपको बताना है कौन सही सुमेलित है, 1 2 2 3, 3 4 या फिर 1 4।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1-4। देखिए 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा को अपनी भारतीय राज्य की राजधानी बनाया गया था। 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कर लिया था। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया था और 1641 में मलक्का दुर्ग को पुर्तगालियों ने डचों से छीन लिया था। तो पहला चौथा जो है सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी थी और लिनॉइर और डुमास में भारत में 1720 और 1742 के बीच फ्रांसीसी शक्ति को सुदृढ़ किया था। आपको बताना है। और बंगाल कोरोमंडल और मालाबार तट में कारखाने स्थापित किए थे। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? फ्रांस के सम्राट की असंगठित नीति, फ्रांसीसियों के लिए वाणिज्य प्रेरणा का अभाव, अंग्रेजों की मजबूत सामरिक नीति या पुर्तगालियों से बड़ी मात्रा में लिया गया उधार। आपको बताना है असफलता के प्रमुख कारण क्या थे फ्रांसीसियों के। 1 2 4, 1 2 3, 1 2 या फिर 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1 2 3। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? कमजोर उत्तराधिकार, उत्तराधिकार की लड़ाई, मराठा चुनौती, कमजोर आर्थिक स्थिति, यूरोपियों का आगमन या फिर राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। ऑप्शन डी सही है, अर्थात इसमें सारे विकल्प जो हैं वह सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करें तो उनके पतन के प्रमुख कारणों में भी सभी कारण उत्तरदायी हैं जो आपके ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत का शिकार पहला कौन राज्य पहला वो है जो इसका शिकार हुआ था? संबलपुर, उदयपुर, सतारा या फिर नागपुर। डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत जो पहले राज्य की हड़प की गई थी, पहले राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, वो था आपका सतारा। ठीक है, सतारा, जिसे कब मिलाया गया था? सतारा को 1848 ईस्वी में मुगल ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सतारा हो गया। उसके बाद आपका संबलपुर है जिसे 1849 ईस्वी में जिसका विलय कर लिया गया था, संबलपुर। फिर उसके बाद उदयपुर है जिसे आपके 1850 में, नागपुर 1854, झांसी 53, अवध 55, करैली 56। ठीक है, तो ये सभी जो है इनका विलय कर लिया गया था। ठीक, जिसमें सबसे पहले विलय जो हुआ था वो सतारा का हुआ था 1848 ईस्वी में। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ था, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1852 में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870-80 में। आपको बताना है कौन सही सुमेलित है? 1 2 2 3, 3 4 या फिर 1 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1 4। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ था और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1870 से 80 में हुआ था। देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की अगर हम बात करें 1824 से 26 में हुआ था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 1852 में हुआ था। यहाँ क्या कह रहा है? ये द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1852 में हुआ था। ठीक, और उसके बाद आपका है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 में हुआ था। आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वेलुथम्पी ने विद्रोह किया था त्रावणकोर में। वेलुथम्पी का जो विद्रोह है त्रावणकोर में हुआ था, बुंदेलखंड में हुआ था, तिरुनेलवेली में हुआ था या परलिकमेडी में हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तिरुनेलवेली में, त्रावणकोर में जो है वेलुथम्पी विद्रोह जो है त्रावणकोर में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, पायका कौन थे? उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक, आंध्र प्रदेश के जमींदार, केरल के मुस्लिम मजदूर या बुंदेलखंड के किसान। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिकों को पाइका कहा जाता था। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए, पायक उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक थे और सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे। और यह जो वंशानुगत आधार पर जो है अंग्रेजी कंपनी हो गई,
ठीक है, या फिर से जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे उनके सैनिक के रूप में काम करते थे वंशानुगत रूप से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सही सुमिलित कीजिए। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब की गई थी? प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन, इन सब को जो है आपको बताना है किसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, ब्रह्म समाज के अगर स्थापना की हम बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1829 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? बंगाल में किया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई में 1863 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 पुणे में किया गया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 कलकत्ता में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, समाज सुधार आंदोलन के भारतीय समाज सुधार आंदोलन के भारतीय समाज पर पड़े दूरगामी प्रभावों में से प्रमुख कौन थे? आत्मनिर्भरता तथा दृढ़ संकल्प की भावना का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, लोगों में आधुनिक विचारों का सृजन, जाति व्यवस्था की कठोरता पर आघात, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1 2 3 4, 2 3, 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, अस्थायी बंदोबस्त से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमींदार अपने इलाके की संपूर्ण भूमि के स्वामी बना दिए गए। सरकार की ओर से भू राजस्व की वसूली करना उनका कार्य था। जो राजस्व जमींदार वसूल करता था उसके 10 में से 8 भाग उसे सरकार को देना पड़ता था, शेष भाग वह अपने मेहनताने के रूप में रखता था। जमींदारों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला राजस्व अस्थायी और निश्चित होता था, इसलिए जमींदारों को उनके क्षेत्र में पड़ने वाली समस्त भूमि का स्वामी कहा जाता था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम बात करें तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा इसे शुरू किया गया था। और इसमें जो प्रावधान थे वो जैसे जमींदार अपने इलाके की संपूर्ण भूमि के स्वामी बना दिए गए थे, सही है। और जो राजस्व जमींदार वसूल करता था उसके 10 भाग में से 9 भाग सरकार को देना होता था और 10वां भाग 1 भाग उसे रखना होता था। इसमें क्या कहा है कि 2 भाग उसके पास होता था, ये गलत है। ठीक है, और जो राजस्व जमींदार वसूल करता था उसके 10 में से 9 भाग तो उसे मिलता था। जमींदार द्वारा सरकार को दिया जाने वाला राजस्व अस्थायी और निश्चित होता था, इसीलिए जमींदारों के ऊपर सूर्यास्त का नियम लागू होता था कि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत अगर जमींदार राजस्व वसूली करके सरकार को नहीं देता है तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महालवाड़ी बंदोबस्त के अनुसार प्रत्येक गांव के लिए अलग बंदोबस्त होता था। जमींदार अथवा वे घराने जो जमींदार होने का दावा करते थे उन्हीं के हाथों सरकार यह बंदोबस्त सौंपती थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में मद्रास तथा बम्बई का कुछ क्षेत्रों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अनुसार भूमि जोतने वाले को उस भूमि का स्वामी माना जाता था, बशर्ते कि वह भू राजस्व चुकाता हो। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी आपका सही है। रैयतवाड़ी के बारे में जो भी प्रावधान बताए गए हैं वो सभी जो है सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1748 में निजामुल मुल्क की मृत्यु के साथ हैदराबाद के इतिहास का गौरवशाली जो प्रथम अध्याय है वो समाप्त हो जाता है। इस राज्य की स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क ने उस समय की थी जिस समय दिल्ली दरबार पर सैयद बंधुओं का नियंत्रण था। निजामुल मुल्क ने सैयदों को हटाने में मोहम्मद शाह की सहायता की और उसके बदले में उसे दक्कन की सुबेदारी प्राप्त हुई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। विद्रोह दिए गए हैं नेतृत्वकर्ता। फराजी विद्रोह का नेतृत्व शरीयतुल्लाह और मोहम्मद मोहसिन द्वारा किया गया था। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया था। नायक विद्रोह का नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर ने किया था। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व अचल सिंह गडकरी ने किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। 1, 2 और 4, 1 और 2, 1, 2 और 3 या फिर चारों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है, अन्य दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है,
देखिए अगर फराजी विद्रोह की हम बात करें, फराजी विद्रोह पूर्वी बंगाल में फरीदपुर के निकट इसकी जो है इसे शुरू किया गया था इस विद्रोह को, और हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा इसकी मतलब इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है। उसके बाद है आपका रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह जो है यह कहाँ पे हुआ था? आपके महाराष्ट्र के पूना वाले क्षेत्र में यह किया गया था। ठीक है। यह नेतृत्व हुआ था, मतलब वहाँ पे शुरू किया गया था कब? 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह ने। नेक्स्ट देखिए नायक विद्रोह। नायक विद्रोह की अगर हम बात करें, नायक विद्रोह की शुरुआत जो है बंगाल में हुई थी। ठीक है। नायकों द्वारा, जो बंगाल के रैयत थे, जो किसान होते थे, उन्हें नायक कहा जाता था। नायक विद्रोह हुआ था आपके कहाँ पे? बंगाल में। और नायक विद्रोह का जो नेतृत्व है वह किया गया था अचल सिंह द्वारा, न कि बाबाजी अहिरेकर द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। गडकरी विद्रोह जो है, गडकरी विद्रोह यह भी आपके कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था आपके मराठा क्षेत्र के दो जो दुर्ग हैं यहाँ पे किया गया था। या महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे गडकरी विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व अहिरेकर गडकरी ने किया था। ठीक है, अहिरेकर गडकरी ने। तो सही आंसर इसका क्या था? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन या पार्टियों ने जातियों का प्रतिनिधित्व किया था? जस्टिस पार्टी ने, फजले हुसैन की यूनियनिस्ट पार्टी ने, आत्मसम्मान आंदोलन ने, या रामोसी आंदोलन ने? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1, 2 और 3। देखिए नई अगर हम इसकी बात करें, मद्रास की जस्टिस पार्टी जो ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1925 ईस्वी में। उसके बाद मद्रास में रामास्वामी नायकर, सातारा महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र में भास्कर राव जाधव, इन लोगों के नेतृत्व में, केरल में अयप्पा और सी केशवन के नेतृत्व में कंटरपंथी झावा आंदोलन चलाया गया था। बिहार में सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए यादव का आंदोलन था। पंजाब में फजले हुसैन यूनियनिस्ट पार्टी। तो ये सभी जो है कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन और आपके क्षेत्र हैं कहाँ पे जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, 19वीं शताब्दी में भारतीय रेलवे के विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के कच्चे माल के निर्यात हेतु उत्पादन क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के उद्देश्य से रेलवे की स्थापना की गई। भारतीय रेलवे में भारतीय पूंजी निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा क्योंकि उनको गारंटीकृत ब्याज प्राप्त नहीं हुआ था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 1 और 2 दोनों, यानी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। देखिए भारतीय रेलवे को लगभग पूर्णतः ब्रिटिश निवेशकों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसमें भारतीयों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया था और जो ब्रिटिश निवेशक थे उन्हें गारंटीकृत जो ब्याज है उसका भुगतान किया जाता था। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, 21 वर्ष की आयु में उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा बंगाली सिखाने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर 2 पुस्तकें उपक्रमणिका और व्याकरण कौमुदी की रचना की थी। विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया। एक उदाहरण स्थापित करने के लिए अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से करा दिया। ये किनके बारे में वक्तव्य दिया गया है? ज्योतिबा फूले, आचार्य विनोबा भावे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या विष्णु पंडित शास्त्री? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन छांटिए। ज्योतिबा फूले माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1875 में की। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज सुधारक और तर्कवादी थे। सामाजिक सुधार के मुद्दे पर भी लोकहितवादी के नाम से साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले MG रनाडे की सहायता से किए थे। नारायण मल्हार जोशी ने मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला गलत है। ठीक है। देखिए ज्योतिबा फूले माली जात में पैदा हुए थे और उन्हें सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। ठीक है, न कि 1875 में। अन्य तीनों विकल्प जो है वो सही सुमेलित हैं। तो ये थे आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
और यह प्रैक्टिस सेट जैसे कंप्लीट हो जाएगा इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं।